अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूँ अरीज खान और आप आ चुके हैं नावल बाय अरीज खान यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबसे नावल स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोज़ या डेली बेस पे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फर्स्ट रीडर्स कंसिडर किए जाए। खैर सब छोड़ते हैं और अपना नावल स्टार्ट करते हैं और आपने कमेंट में ज़रूर 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 बताना है कि आपको नावल कैसा लगा। अनाइस, अगर तुम 5 मिनट में नीचे ना आई तो मैं सच में आज तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। अदन ने सीढ़ियों पर खड़े होकर जोर से अनाइस को आवाज़ दी। अनाइस आज हस्बे मामूल फिर लेट हुई थी। अदन की आवाज़ पर उसने जल्दी से बाल किसी तरह जूड़े में कैद किए, पाँव में जूते डाले, एक हाथ में कॉलेज बैग दूसरे में दुपट्टा लिए सीढ़ियों से तेज़ी से उतरी। एक दो बार तो गिरते गिरते बची। दादी, मैं बता रहा हूँ, मैं आज के बाद इस लड़की को साथ लेकर नहीं जाऊँगा, हमेशा की तरह आज भी। अदन ने बेजारी से कहा। हाँ तो ना लेकर जाओ, मैं वैन से चली जाया करूँगी, अनाइस ने फूली सांसों से जवाब दिया और कुर्सी खींचकर धड़म से उस पर बैठी। दादी ने ऐनक के नीचे से उसे घूरा और लड़की, ओ लड़की, सो पर कहा है, शोर है तुम्हारा, तमीज से बात किया करो। अनाइस ने घूर कर अदन को देखा, जो इस वक्त ज़माने भर का मासूम और मस्कीन सा शक्ल बनाए और नाश्ता करने में लगा हुआ था। दादी, तमीज़ से बात उनसे की जाती है जिनकी कोई इज्जत होती है, और अदन साहब की तो खैर से इतनी इज्जत है कि पूछिएगा ही मत। उसने सेब उठाकर बड़ा सा बाइट किया और ऊपर दूध का गिलास पिया। शर्म तो इस लड़की को छू कर भी नहीं गुजरा। तौबा है जो ये कभी सोच कर कुछ कह दे। छोटी माँ ने बड़ी माँ से कहा, बच्ची है, कुछ नहीं होता, समझ जाएगी, अभी उम्र ही कितनी है। बेचारी की कॉलेज में ये उम्र तो ऐसी ही होती है, ये समझ जाएगा। उन्होंने छोटी माँ को तसल्ली दी। ओए लड़की, पागल वागल तो नहीं हो गई? कोई शर्म होती है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। दादी ने गुस्से से उसे घूरा। दादी माँ छोड़ें भी, आप क्यों अपना बीपी हाई कर रही हैं? ये तो ऐसी ऊटपटांग हरकतें करती है। मुझे पूरी उम्र दिल बड़ा करना पड़ेगा। उसने दादी से नज़र बचाकर अनाइस को आंख मारी। वो गुस्से से लाल पीली हो गई। अदन को वो इस रूप में बेहद अच्छी लगती थी, मगर वो इसका इजहार करने वाला नहीं था। अभी तुम्हें देर नहीं हो रही ना? उसने चबा चबा कर कहा। हाँ तो तुम ही नाश्ता करने बैठ गई, उठो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। वो उसके पीछे पीछे भाग कर चलने लगी। हाँ हाँ, मुझे जैसे पता नहीं ना क्या करने जाते हो इतनी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी। वहाँ तुम्हारी बहनें तुम्हारी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती हूँ। उसने कहा जाने वाली नज़रों से अदन को देखा। अबे खबरदार, उन परियों को मेरी बहनें कहा तो वो अपने भाइयों की बहनें हैं, मेरी नहीं, समझी? उसने उंगली उठाकर अनाइस को वार्न किया। ये उंगली किसी और को दिखाओ। अदन, मुझे आइंदा दिखाई ना तो तोड़ कर रख दूंगी। उसने अपने हाथ से उसकी उंगली नीचे की और जल्दी से गाड़ी का फ्रंट डोर खोल कर मज़े से बैठ गई। बदतमीज़ लड़की, देख लूँगा तुम्हें भी। वो बड़बड़ाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। अनाइस और रतन दोनों घर की जान थे, घर भर के लाडले, एक दूसरे के दुश्मन भी और एक दूसरे में जान भी थी। बचपन से लड़ते झगड़ते हुए बड़े हुए थे। अदन अनाइस से 3 साल बड़ा था। दादी के असरार पर पिछले साल ही दोनों का निकाह दो धूमधाम से हुआ था। दोनों ही निकाह की को कोई अहमियत नहीं देते थे। जब दोनों को मौका मिला एक दूसरे की टांग खींचने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाते थे। ऐसे ही नटखट थी इन दोनों की ज़िंदगी। अनाइस, अनाइस, क्या कहाँ हो? आज तुम मेरे हाथों ज़िंदा नहीं बचोगी। वो गुस्से से अपने कमरे से निकाल कर अनाइस को तलाश कर रहा था। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों चला रहे हो? बड़ी माँ ने अपने लगते जिगर को चलाते हुए देखा तो पूछ बैठी। जानती थी अनाइस ने फिर कोई गड़बड़ की होगी। माँ, ये देख रही हैं आप? इसने मोबाइल फ़ोन इन्हें दिखाया जिसमें वो सो रहा था। उसकी तस्वीर को पिक्चर एडिटर से इतना हसीन बनाया गया था कि बड़ी माँ की भी हंसी निकल गई। देखा देखा, आप भी हंस रही हैं ना? इस उसने ये तस्वीर मुझे फेसबुक पर टैग की है। मैं यूनि से आकर सो गया था, जब उठकर मोबाइल देखा मेरे सारे दोस्तों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए थे, मैं बता नहीं सकता आपको। कितना मजाक उड़ाया लोगों ने, मेरा मेरा सारा इमेज ख़राब करके रख दिया। इस अनाइस की बच्ची ने, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। वो रोमांसा होकर बोला। छोटी माँ को सुनकर ही अपनी लाडली बेटी पर बेहद गुस्सा आया। अदन वहाँ से उठकर सीधा ऊपर अनाइस के कमरे में पहुंचा, जहाँ वो बेड पर सुकून से लेटी एक पाँव हिला रही थी। कानों में हेडफोन लगाए गाना सुनते में मगन थी। अदन को उसे देखकर आग ही
लग गई। जाकर सबसे पहले उसके कानों से हेडफोन खींचा। अनाइस ने फट आंखें खोली, अपने सामने अदन को देखा तो एक लम्हे के लिए डर कर पीछे हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे लड़की के कमरे में आने का ये किसी लड़की के कमरे में आने का ये कौन सा तरीका है? उसने हेडफोन उसके हाथों से खींच कर वापस लिया। अदन ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। तुमने जो किया है ना, उसका बदला तो आज तुम्हारी जान लेकर ही पूरा करूंगा, वो कहकर आगे बढ़ा। दोनों हाथ उसके गले की तरफ लेकर गया। उससे पहले कि वो आज सच में ही उसके गला दबा देता और उसका काम तमाम कर लेता, उसने उठकर अदन को धक्का दिया और दौड़कर कमरे से भागी। अदन उसके पीछे 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 भागा। अनाइस भागकर दादी के कमरे में बंद हुई। क्या हो गया लड़की, ऐसे क्यों भाग कर आ रही हो और दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? दादी दादी मुझे बचा लें, वो मेरा कत्ल कर देगा, उसने खौफजदा होकर कहा। उसकी सांसें अभी भी फूली हुई थी। दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। अनाइस, अब क्या करके आई हो तुम? उन्होंने मशकूक नज़रों से अपनी पोती को देखा। अनाइस, दरवाज़ा खोल दो, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अदन ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीट रहा था। कसम ले लो अदन, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, आज माफ़ कर लो। वो अंदर से ही बोली, दरवाजे की हैंडल को जोर से पकड़ा हुआ था। तुम आज जिंदा बचोगी तो ही अगली बार कुछ कर सकोगी, उसने दांत पीस कर जवाब दिया। नाइस, क्या कर दिया तुमने फिर से आज? दादी ने घूर कर उसे देखा। दादी, पहले आप मुझे इस आफत से बचा लें, फिर मैं आपको सब बता दूंगी। अनाइस रो देने वाली हो रही थी। दादी को उस पर तरस आ गया। अच्छा तुम जाओ वाशरूम में, मैं संभालती हूँ इसे। अनाइस ने आगे बढ़कर दादी को प्यार से गले लगाया, उनकी गाल पर किस की और वाशरूम में जाकर बंद हो गई। दादी ने दरवाज़ा खोला। सामने अदन गुस्से से पागल हो रहा था। क्या छुपाया है आपने? कहाँ छुपाया है आपने इस शैतान की खाला को? उसने पूरे कमरे में नज़र घुमाई। इधर बैठो, पहले तुम ये कि क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? आखिर कब बड़े हो गए तुम लोग? उन्होंने संजीदगी से उससे पूछा। दादी, ये देख रही हैं आपने, इसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और आप कह रही हैं मैं तमाशा कर रहा हूँ? आप इसे क्यों नहीं समझाती वो ये सब ना किया करे? उसने दादी को की गोद में सर रखकर नाराज़गी से कहा। वो भी बच्ची है मेरे चंदा, समझ जाएगी वक्त के साथ साथ। दादी ने उसके बालों में हाथ मार कर कहा, अभी उसे बुला बुला रही हूँ मैं, वो माफ़ी मांगी तो तुमसे आइंदा ऐसा मजाक नहीं करेगी, दादी ने कहकर उसको वाशरूम से निकलने को कहा। अदन भी अभी दादी के गोद में सर रखे पड़ा था। अनाइस वाशरूम से निकली और भागकर दादी के पीछे छुप के कर बैठ गई। अनाइस, माफ़ी मांगो दर्द से, और आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो अदन से पहले मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, समझी तुम? दादी ने उसे डांटा। सॉरी, क्या कहा? मुझे आवाज़ नहीं आई। दादी, आपको आवाज़ आई क्या? अदन उठकर बैठ गया। अनाइस उसे साफ नज़र आ रही थी। दादी ने भी नफ़ी में सर हिलाया। अब वो इतना साथ तो अदन का भी दे सकती थी। मैंने कहा सॉरी, आइंदा ऐसा मजाक नहीं करूँगी, उसने नज़रें झुकाई शर्मिंदगी से कहा। चलो ठीक है, उठो, इसी खुशी में आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता हूँ तुम्हें। आइसक्रीम का सुनकर सारी शर्मिंदगी भुलाकर वो भी अदन के साथ उठकर जाने लगी। दादी ने दोनों पागलों को देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब वो दोनों आइसक्रीम के फ्लेवर पर लड़ रहे थे। बड़ी माँ और छोटी माँ ने दोनों को साथ देखा तो सर पकड़ कर रह गई। मैं कहती हूँ ना सदफ, मत परेशान हुआ कर, ये दोनों कभी नाराज़ नहीं हो सकते, बस इनके मामले में बोलकर बंदा पछताता है, हमें बुरा बनाकर खुद एक साथ ठीक हो जाते हैं, बड़ी माँ ने कहा तो छोटी माँ उनकी बात सुनकर मुस्कुराई। ये तो इनके घर का रोज़ का मामूल था। आज अदन की कोई क्लास नहीं थी, उसके सर में भी दर्द था, इसलिए वो आज सो रहा था सॉरी। अनाइस को खान बाबा कॉलेज छोड़ आए थे। अदन लेट उठा। अदन लड़की का भी नाम होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। अदन लेट उठा। दादी ने ज़बरदस्ती उसे नाश्ता करवाया और वही दादी के पास उनके तख्त पर लेट गया। उसकी माँ और चाची भी पास बैठे सब्ज़ी काट रही थीं और साथ साथ अपनी इकलौती नंद की बेटे की शादी की बातें भी कर रही थीं, जो उसी शहर लाहौर में ही रहती थी। शादी इसी माह की 2 तारीख को तय पाई थी। दादी भी इनकी बातों में उनका साथ दे रही थी। अदन लेटा लेटा बोर हुआ। उसे अनाइस की याद सताने लगी। घर उसके बिना वीरान वीरान सा लग रहा था। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आया, कुछ टाइम टीवी देखी, फिर वहीं सो गया। उसकी आंख बाहर से आने वाले शोर से खुली। टाइम देखा, दिन के 3 हो रहे थे। उसने जल्दी से उठकर चप्पल पहने और बाहर निकाला, जहाँ अनाइस बीबी ज़ोरों शोर से रोने का मशगला फरमा रही थी। वो एकदम परेशान होकर उसके पास गया। दादी, बड़ी और छोटी माँ भी उसके इर्द गिर्द जमा थे।
کیا ہوا نائس، کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نائس نے اسے دیکھا جیسے اسے کچا کھا جائے گی۔ دادی اس سے کہہ دے میرے سامنے سے ہٹ جائے، نہیں تو میں اس کا خون پی جاؤں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹا ہوا کیا ہے، دیکھو وہ بیمار ہے پھر بھی تمہارے لیے باہر آیا ہے۔ دادی نے اسے خود سے قریب کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ دادی آپ کو پتہ ہے میں جب کالج گئی میں نے بیگ کھولا، اس میں سے چھپکلی نکلی، میں ڈر کر چلانے لگی، سب نے میرا اتنا مذاق اڑایا، اور یہ سب اس عدن کے بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے دادی کے گلے لگ کر ساری بات بتائی۔ اب وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ عدن نے سر پر ہاتھ مارا، وہ آج کی بیماری میں اپنا رات کا کیا کارنامہ بھول بیٹھا تھا۔ دادی اور بڑی ماں نے عدن کو گور کر دیکھا۔ عدن گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عدن یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ بڑی ماں نے غصے سے پوچھا۔ ماں میں نے کچھ نہیں کیا، بس اس دن کا چھوٹا سا بدلہ لیا ہے، اور وہ کون سی سچ مچ کی چھپکلی تھی، پلاسٹک کی ہی تھی۔ اس نے مزے سے اپنا کارنامہ بیان کیا۔ انائس نے سر اٹھا کر عدن کو دیکھا۔ دیکھا دادی کیسے ہٹ درمی سے اعتراف کر رہے ہیں، سب نے میرا کتنا مذاق اڑایا۔ وہ پھر سے رونے لگ گئی۔ بس یہ مگر مچ کے آنسو زیادہ نہ بہاؤ، اس دن میرا کتنا مذاق اڑایا تھا، میرے دوستوں نے وہ تصویر پورے ڈپارٹمنٹ میں دکھائی تھی، سب نے خوب ریکارڈ بنایا تھا میرا، وہ سب میں نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ کہہ کے اب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انائس کو دادی نے سمجھا کر چپ کروایا، مگر جب تک وہ بدلہ نہ لے آرام سے بیٹھنے والی وہ بھی نہیں تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سبھی اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ بڑے پاپا اور چھوٹے پاپا تو اس وقت اپنے آفس میں ہی ہوتے تھے، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اچھا خاصا کام چل رہا تھا۔ اچھا جو بڑے پاپا اور بڑی ماما ہے نا، وہ عدن جو لڑکا ہے اس کے ماما بابا ہیں، اور جو چھوٹی ماما اور چھوٹے پاپا ہیں وہ انائس کے ماما بابا ہیں جو لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ عدن کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے۔ عدن کو کچن میں آیا جہاں انائس اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کل سے دونوں کی بات چیت بالکل بند تھی۔ انائس نے اسے دیکھ کر اگنور کیا۔ عدن نے بھی ایک نظر اسے دیکھا، پھر بوا کو دیکھا جو کہ اس وقت کوارٹر میں آرام کرنے لگی ہوئی تھی۔ عدن سے رہا نہیں گیا، انائس سے پوچھ ہی بیٹھا، بوا کہاں ہے؟ وہ اس وقت کوارٹر میں ہی ہوتی ہیں نا عدن صاحب، آپ کی شاید یادداشت کمزور ہو گئی ہے جو آپ کو یاد نہیں رہا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عدن نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انائس نے مڑ کر اسے گھورا اور ہاتھ میں پکڑا کپ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ چائے بنا رہی ہوں شاید، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ کیا تم 3 کپ چائے بنا سکتی ہو؟ میرے دوست آئے ہیں پلیز، عدن نے عاجزی سے کہا۔ انائس نفی میں سر ہلانے والی ہی تھی کہ کچھ سوچ کر بعد میں سر ہلایا۔ ساتھ کچھ بنا بھی دوں گی، کیا یاد رکھو گے تم؟ اس نے احسان جتاتے ہوئے کہا۔ عدن نے تشکر بھری نظر سے انائس کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ اینی، تم دنیا کی سب سے بیسٹ لڑکی ہو، بس زیادہ مسکا مت لگاؤ۔ میں چائے بنا کر تمہیں میسج کر دوں گی، آ کر لے جانا، مجھے اپنی دوست کی طرف جانا ہے اسائنمنٹ بنانے، ٹھیک ہے میں آ کر لے جاؤں گا۔ عدن کے جانے کے بعد اس نے ساری چیزیں ٹرالی میں رکھی، چائے بنائی اور اس میں چینی کی جگہ بس نمک ڈال دی، پھر اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے بیگ لیا اور باہر نکل کر اسے چائے لے جانے کا میسج کیا۔ خود گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ویسی نازک صورتحال میں اس کا گھر سے باہر ہونا ہی ٹھیک تھا۔ چائے کی پہلی گھونٹ پینے کے بعد عدن کو انائس کی اتنی فرمانبرداری سمجھ میں آئی اور وہ صرف دانت پیس کر رہ گیا۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ دادی، چھوٹی ماں، بڑی ماں، بڑے پاپا، چھوٹے پاپا سب اس وقت لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ عدن یہاں سے وہاں ٹہل کر انائس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اے لڑکے، تم کیا ادھر سے ادھر بلی کی طرح چکر کاٹ رہے ہو؟ آرام سے آ کر ادھر بیٹھ جا۔ دادی کب سے اس کو بے چینی سے ادھر سے ادھر کھات میں دیکھ رہی تھی۔ وہ چکر لگانے کا عمل چھوڑ کر دادی کے قدموں میں گھاس پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کی گود میں رکھا۔ دادی ماں، آپ جانتی ہیں آج مجھے میرے دوستوں کے سامنے پھر سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، اس نے دادی سے شکایت کی۔ کیوں، اب آپ نے کیا کر دیا ہے؟ بندہ اچھا کام کرے تو اسی شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑے۔ عدن نے ایک دم جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ انائس دنیا جہاں کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بڑے پاپا کے پاس والی کرسی پر بیٹھی اسے ابھی ابھی اس کے دوست کا ڈرائیور باہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عدن کو اپنے غم میں اس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں تو عدن بیٹا، کیا ہوا تھا آج، کیوں آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا؟ چھوٹی ماں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں چھوٹی ماں، یہ سامنے جو فتنہ بیٹھی ہے نا، اس سے پوچھے اس نے آج کیا کیا ہے۔ عدن نے غصے سے انائس کو دیکھ کر کہا۔ کیا کیا ہے میں نے تو آج گھر میں ہی نہیں تھی، انائس نے معصومیت سے جواب دیا۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو، میرے سامنے آج چائے میں چینی کی جگہ نمک کانے میں لائی تھی،
चाय में ज़रा बताना पसंद करूँगी सबको। ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। आज चाय में चीनी की जगह नमक किसने मिलाई थी? चाय में ज़रा बताना पसंद करोगी सबको? कौन सी चाय, कहाँ की चाय? मैं जब जा रही थी तो तुम ही किचन में मसरूफ़ थे। मैंने तुमसे पूछा भी क्या कर रहे हो? देन तुमने कैसे मुझे बेइज्जत करके किचन से निकाला था, ये कह कर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। और अब जब मैं घर में मौजूद नहीं थी तो तुम मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हो। देख रहे हो अब बड़े अब्बू? उसने रुआंसी होकर आखिर में बड़े अब्बू को देखा। अदन उसकी अदाकारी पर बीचों-ताब कहा कर रह गया। बड़े पापा ने जिन नज़रों से उसे देखा वो शर्मिंदगी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। बेटा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अनाइस की गैर मौजूदगी में उसकी झूठी शिकायतें लगा रहे थे। बड़ी माँ ने अदन को सबके सामने डांटा। अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मक्कार झूठी, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने उठकर खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। बस करो अदन, बच्चे नहीं हो अब तुम दोनों, अब बड़े हो गए हो। मैं आइंदा तुम दोनों की ऐसी फजूल तकरार करते ना देखूं। दादी माँ ने दोनों को गुस्से से देखकर कहा। अनाइस ने सबसे नज़रें बचाकर आंख मारी। अदन के बदन में आग लग गई और चेहरे पर हाथ फेर कर उसे देखा कि बच्चों, अब मेरी बारी है, देखना तुम। अनाइस ने ज़बान निकाल कर उसे और चढ़ाया। वो गुस्से से लाल पीला होकर वहाँ से वॉकआउट कर गया। अनाइस दिल ही दिल में खुलकर मुस्कुराई। सबके सामने मुस्कुराने से परहेज़ किया कि कहीं कोई देख ना ले और उसकी शामत ना आ जाए। उसने मुस्कुराहट छुपाने के लिए चाय का कप होंठों से लगाया। अनाइस एक हफ्ते की छुट्टी लेकर कर वो सात भाई की शादी में शिरकत करने के लिए गई। दादी और बाकी घर वालों ने भी 2 दिन पहले आने सोचा था। अदन तो दिन में वही रहता, उसका दिल अपनी अन्नी के बिना कहाँ लग सकता था। एक हफ्ता उन्होंने खूब हंगामा किया, गाने, डांस, मौसीकी, सब कुछ। आज मेहंदी का दिन था, सभी अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। अनाइस तैयार होकर किचन में गई, वहाँ से फूल की थालियाँ उठाई, वो गाड़ी में रखनी थी। सामने से अदन आ रहा था। अदन ने हाफ वाइट शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक वेस्ट पहनी हुई थी। अनाइस ने उसे देखा तो उसके दिल एक अलग ही अंदाज में धड़का। अदन की नज़र उस पर पड़ी तो वो भी वहीं रुक गया। अनाइस ने येलो शर्ट के साथ ग्रीन लहंगा पहना हुआ था और ऑरेंज दुपट्टा साइड पर पिन अप किया हुआ था। बाल खुले छोड़े हुए थे। लाइट सा मेकअप के साथ लाइट सी ज्वेलरी पहनी हुई थी। आज से पहले अदन को वो इतनी प्यारी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। अनाइस उसके पास से गुजर कर जाने लगी कि उसका पाँव मुड़ा। उसने सहारे के लिए पास खड़े अदन का हाथ थामा। सहारे के लिए पास खड़े अदन का हाथ थाम लिया। उसने सहारे के लिए पास खड़े अदन का हाथ थाम लिया। अदन ने भी जल्दी से उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। आराम से यानी अभी गिर जाती तो। उसके अंदाज में फ़िक्र थी तो तुम थे ना बचाने के लिए। अनाइस ने खुद ही में कहा। अवे लैला मजनू, यहाँ पब्लिक प्लेस में खड़े होकर क्या रोमांस कर रहे हो? कोई भी आ जाता तो। असद ने अदन को आंख मारी। अनाइस ने उसे आंखें दिखाई और अपना हाथ अदन के हाथ से निकाला और चली गई। अदन को लगा जैसे उसकी दुनिया ही वीरान हो गई हो। फिर सर झटक कर मुस्कुराया और असद के साथ कामों में लग गया। अदन पूरी मेहंदी में एक मॉडर्न सी लड़की के साथ रहा जो लड़की वालों की तरफ से आई हुई थी। अनाइस देखकर दिल ही दिल में जलती रही। वो अपने ही गम में एक टेबल के साइड पर कुर्सी पर बैठी अदन को गुस्से में घूरने में मसरूफ़ थी। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अनाइस ने सामने देखा। एक खुशकफ्ता बंदा खड़ा था जो अनाइस को देखकर मुस्कुरा रहा था। जी ज़रूर, मैंने कौन सा ये टेबल बुक करवाई है? उसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा जवाब दिया और यही मुस्कुराहट दूर खड़े अदन के दिल को जला गई। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अनाइस के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो एनी? दादी जान कब से तुम्हें ढूंढ रही हैं। वो कह रही हैं तुम दोनों मियाँ बीवी भी एक साथ दिखकर एक दो तस्वीर ले लो। उसने एक नज़र उसके पास बैठे शख्स पर डाली, फिर अनाइस से बोला। अच्छा, तुम्हें किस वक्त कहा दादी ने? मैं तो सुबह से देख रही हूँ तुम अपनी उस बहन के साथ मसरूफ़ हो। अनाइस ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़कर उससे कहा। अदन दांत पीसता रह गया। एनी, क्या हो गया है तुम्हें? मैं सच कह रहा हूँ। उसने ज़बरदस्ती उसे हाथ से पकड़ कर उठाया। भाई साहब, आपने कहीं देखा कि कोई मेरे शोहर के पास आया हो और उसके कान में कोई बात की हो?
उसने उठते हुए मुड़कर उस बंदे से कहा जो उन लोगों की नोक-झोंक से महफूज हो रहा था। एकदम बौखला गया। जी क्या मैंने नहीं जी पता, मुझे क्या पता। उस बेचारे को समझ नहीं आ रही थी वो इन पागल पागल लोगों को क्या जवाब दे। देखा इन भाई साहब ने भी नहीं देखा। अदन को तो उसके भाई कहने पर ही दिल में ठंडक उतरती महसूस हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उससे साथ साथ लेकर जाने लगा। एक मिनट अदन, मुझे एक काम याद आ गया। अदन ने उसका हाथ छोड़ा और सवालिया नज़रों से उसे देखे बिना जवाब दिए अनाइस उस तरफ गई जहाँ अदन उस लड़की के साथ खड़ा था। वो उस लड़की के पास जाकर रुकी। अदन भी भागकर उस तक पहुंचा। हेलो मैम अनाइस अदन। हेलो मैं अनाइस अदन। लड़की ने हैरत से अनाइस को देखा और अदन को साथ देखकर स्माइल पास की। अनाइस बीबी को आग ही लग गई। अदन और मेरा पिछला साल ही निकाह हुआ है। क्या है ना, अदन की कोई बहन नहीं है। बचपन से उसे बहन का बहुत अरमान था। बस जहाँ प्यारी लड़की देखी बस भागा चला जाता है उसे बहन बनाने के लिए। लड़की ने मुंह खोले उस पागल लड़की को देखा। अदन पहलुओं पर पहलू बदलता रहता गया। अनाइस को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। उस हिसाब से आप मेरी नंद हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। आगे बढ़कर उसे गले लगाया या दोनों गालों पर किस की और अदन का हाथ थाम कर दादी की तरफ जाने लगी। पागल लड़की इतने हैंडसम बंदे की बीवी कैसे बन गई? वो लड़की मुंह में ही बड़बड़ाई। मेहंदी खैर से कल हो गई थी। आज बारात का दिन था। सबको जल्दी थी तैयार होने की। उसके बाद मैरिज हॉल पहुंचना था। अनाइस ने आज वाइट शलवार कमीज जिस पर हाफ वाइट बारीक काम हुआ था पहना हुआ था, साथ नाजुक सी हील वाली सैंडल पहनी थी। बाल आज जूड़े की शक्ल में साइड पर बांधे हुए, कानों में झुमके पहने हुए वो आसमान से उतरी शहजादी लग रही थी। अदन तो देखकर बस देखता ही रह गया। ये मुझे क्या हो रहा है? उस साफत की पुड़िया को देखकर मैं घूस क्यों जाता हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझे? नहीं नहीं, वो तो मेरी दुश्मन अव्वल है। मुझे उस चुड़ैल से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। मगर नहीं, शायद हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। मगर मैं कभी इससे इजहार नहीं करूँगा। वैसे ही सर चढ़कर नाचेगी। उसने मुस्कुराकर खुद ही सवाल जवाब किए और अनाइस को देखा जो किसी से बात करते हुए हंस रही थी। अदन को उसकी हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत हंसी लग रही थी। उसका दिल किया वक्त थम जाए उसकी, यानी उससे इसी तरह हंसती रही। मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों अदन को देखकर घुसी जाती हूँ? अनाइस बीबी, ये वही अदन है जिससे आपको बेहद चिढ़ है। तुम्हारा दुश्मन। तुम उसको देखकर क्यों होश खो बैठी हो? उसने अदन को देखकर सोचा, खैर मेरा शौहर है, मेरा महरम खवातीन खवातीन बनता है मेरा। उसने दिल को तसल्ली दी। अदन को मुस्कुरा कर देखा। उस वक़्त अदन की भी नज़र उस पर पड़ी। अदन ने मुस्कुराकर सुनाया अनाइस को आंख मारी। छिछोड़ा कहीं का। वो बड़बड़ाते हुए दादी के पास जाकर बैठ गई। मुस्कुराहट अभी भी उसके होंठों से जुदा नहीं हुई थी। उस वक़्त सब ये यंग पार्टी लान में बैठे हुए थे। रुखसती के बाद सब बड़े कमरों में आराम करने गए। पूरे चाँद की रात थी। सबके बेहद असरार पर अदन ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। कोई भी खुशी का मौका होता, अदन से गाना लाज़मी सुना जाता था। अदन की नज़रें बार-बार अनाइस के चेहरे का दीदार कर रही थीं। वो जानकर भी अनजान बनी बैठी थी। ऐसे ज़रूर हूँ मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तालिशों में तुमको जैसे के पैर ज़मीनों को हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुमको कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो कल मुझको इजाज़त हो ना हो टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे ही दर पर ही रह जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। अदन ने पूरा टाइम अनाइस को नज़रों के फोकस में रख कर गाना गाया। सबसे खूब दाद वसूल की, मगर आज पहली बार अनाइस ने उसकी आवाज़ का मजाक नहीं उड़ाया। आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई थी। अदन ने मुस्कुराकर सोचा, रात गए तक महफिलें जमी रही। कल अदन और अनाइस के निकाह को पूरा साल होने वाला था। ये इत्तेफाक ही था कि दोनों का निकाह 14 फरवरी को हुआ था। अदन ने सोचा वो अन्नी को सरप्राइज़ देगा। उसे साथ ले जाकर पहले अच्छी सी शॉपिंग करवाने का प्लान था। उसके बाद कल उसके साथ मूवी देखने का और अपने प्यार का इजहार करना था। इसलिए वो जल्दी से अनाइस के रूम की तरफ गया। उसे बाहर रुकना पड़ा। अनाइस किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी। यार, अदन मुझसे प्यार ही नहीं करता। निकाह को साल होने वाला है, मगर निकाह के बाद अदन ने मुझे एक गिफ्ट तक नहीं दिया। वो रुहासी होकर कह रही थी, मैं क्यों दूँ कोई गिफ्ट? उसे ख्याल नहीं आया कि मैं उसकी मनकूहा हूँ। मेरा भी दिल है, एहसासात हैं, जज्बात हैं। बाहर खड़ा अदन मुस्कुरा उठा। एनी, आज की रात तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा मैं। वो कहकर वापस मुड़ा। अब उसे कुछ और सोचना था।
انائس نے بھی عدن کا فیوریٹ پرفیوم لے کر اچھے سے پیک کروایا۔ اس کے بعد ہیپی ویلنٹائن ڈے کا ایک کارڈ اور ایک ہیپی ویڈنگ کا کارڈ خریدا۔ آج اس نے فیصلہ کیا عدن اگر پہل نہیں کر رہا تو اسے ساری دشمنی بھلا کر پہل کرنی چاہیے۔ رات کے 12 ہونے میں صرف 5 منٹ رہتے تھے۔ انائس نے اٹھ کر بالوں میں کنگھی کی گفٹ کارڈز لے کر عدن کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر خود کو ریلیکس کیا۔ وہ آج پہلی بار عدن کے روم میں جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، پھر ہینڈل گھمایا، دروازہ کھولا تھا، وہ اندر داخل ہوئی۔ عدن سامنے کھڑا تھا، انائس کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ رات تو سکون سے گزارنے دے دیا کرو۔ اس نے جان بوجھ کر انائس کو غصہ دلایا۔ میں مری نہیں جا رہی تمہارے کمرے میں آنے کے لیے۔ اس نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں تو پھر کیوں آئی ہو؟ میں یہ دینے آئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گفٹ دکھایا۔ اچھا، کس خوشی میں؟ عدن کا دل باغ باغ ہو گیا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہمارے نکاح کے سال پورا ہونے کی خوشی میں۔ مگر نہیں، میں نے غلطی کی یہاں آ کر۔ تم تو کبھی بھی اس رشتے سے خوش ہی نہیں تھے۔ ہر وقت مجھے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں بیزاری صاف دکھائی دیتی ہے۔ میں نے سوچا آخر کب تک ہم دونوں آپس میں یوں ہی لڑتے رہیں گے۔ میں نے سوچا چلو میں ہی دوستی کا ہاتھ بڑھا دوں۔ اس نے گفٹ عدن کے بیڈ پر پھینکا اور جانے کے لیے مڑی۔ لوگوں آ کر دیکھو، میری انائس تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے، عدن نے شرارت سے کہا۔ انائس نے مڑ کے خفگی سے اسے گھورا۔ سچ کہتی ہیں میری دوستیں، سارے مرد ہی بے وفا ہوتے ہیں۔ جن کو بنا مانگے سب کچھ مل جاتا ہے ان کو کبھی قدر ہی نہیں ہوتی، اور آپ کو بھی میری بالکل قدر نہیں ہے۔ میں نے سوچا آپ میں تو عقل نہیں ہے کہ مہری نکاح کے بعد بیوی کو کوئی تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس نے خفگی سے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ آپ کہا تم نے مجھے؟ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں تو دادی اور چھوٹی ماں بھی چاہتی ہیں کہ میں آپ کو آپ کہہ کر بلایا کروں۔ میں نے سوچا سچ ہی کہہ رہی ہیں وہ لوگ، مجھے اب اپنی عادت بدلنی چاہیے نا۔ اس نے شرما کر کہا۔ اس کے گال شرم سے لال گلابی ہو گئے۔ عدن اس کے اس روپ پر فدا ہو گیا۔ اچھا خیر، تمہارے یہ سب ڈرامے مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ وہ کام بتاؤ جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں تمہیں۔ آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، روٹھا لیجا۔ ہاں تو کیوں کروں؟ تم چڑیل ہی رہ گئی ہو میرے لیے دنیا بھر میں، اور لڑکیاں مر گئی ہیں کیا؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر سکون سے گویا ہوا، اور انائس کا دل کرچی کرچی ہو کر رہ گیا۔ سچ کہتی ہیں میری دوستیں، سارے مرد ہی ہوتے ہی بے وفا ہیں۔ تمہاری دوستوں نے سب مردوں کو آزمایا کیا؟ توبہ توبہ، کیسی بیہودہ دوستیں ہیں تمہاری۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تبھی میں کہوں انائس صاحبہ اتنی بے شرم کیسے ہو گئی ہیں؟ ایسی دوستوں کے ساتھ تم ایسے ہی بے شرم ہوگی۔ ہاں تو میں کسی غیر سے تو اظہار نہیں کر رہی ہوں نا، شور ہو میرے۔ اب آپ سے اظہار نہیں کروں گی تو محلے کے کریم بابا کے بیٹے سے جا کر کروں۔ اس نے خواجہ نول نظروں سے عدن کو دیکھا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ عدن نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب آئی ہو اظہار کرنے کے لیے تو کروں، میں سن رہا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے ہوا۔ انائس کی سانس رکی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہاتھ اس سے کھینچنا چاہا۔ نہ چھوڑوں تو؟ آنکھوں میں شرارت تھی۔ تو میں شور مچاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ ہاں ہاں ہاں، شوق سے چلاؤ نا۔ اچھا ہے، سب آ کر دیکھ لیں گے کہ اس گھر کی لڑکی رات کے لڑکے کے کمرے میں پائی جا رہی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو میں یہاں آپ کے ساتھ کوئی رومانس کرنے تو نہیں آئی تھی، بس یہ گفٹ دینے آئی تھی۔ ہاں ہاں، صبح بھی تو یہ دیا جا سکتا تھا نا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انائس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدن کو مذاق بہت مہنگا پڑ گیا تھا۔ خبردار یعنی رونا بالکل نہیں۔ دیکھو ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اسے ہاتھ سے تھام کر ٹیرس پر لے گیا۔ انائس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے ٹیبل پر ایک کیک پڑا تھا، سائیڈ پر سرخ گلاب پورے ٹیبل پر سجائے گئے تھے، پورے ٹیرس پر دیے جلائے گئے تھے۔ اس نے انائس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ انائس کی تو زبان بالکل گنگ رہ گئی۔ اس کے پاس الفاظ ہی جیسے ختم ہو گئے۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے پلس ہیپی نکاح مبارک میری جان، میری زندگی۔ اس نے انائس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ انائس نے شرما کر عدن کو دیکھا۔ عدن نے سائیڈ پر پڑا گفٹ پیک اٹھایا، اس سے نازک سے گولڈ کا لاکٹ نکال کر انائس کے گلے میں پہنانے کے لیے اس کے قریب ہوا۔ انائس ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میں خود پہن لوں گی، اس نے گھبرا کر کہا۔ عدن مسکرایا اور ایک قدم آگے آیا۔ اینی شور ہوں تمہارا، اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا۔ انائس نے سر اس بات میں ہلایا۔ عدن نے آگے بڑھ کر انائس کے بالوں کو پیچھے کیا، پھر دھیرے سے اس کے گلے میں لاکٹ ڈالا، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پیچھے ہٹ کر اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کے پاس لایا۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔
अदन ने एक पीस अनाइस को खिलाया या फिर उसे लेकर साइड पर पड़ी कुर्सियों पर बैठ गया। अपनी कुर्सी खींचकर अनाइस के बिल्कुल सामने की उसके दोनों हाथों को थाम कर उसे देखा। जानती हो एनी, मैं और तुम बने ही एक दूसरे के लिए हैं। हम चाहे जितना भी लड़ लें, झगड़ लेते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं, फिर भी हम दोनों हमेशा साथ होते हैं, कभी भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मुझे आज से नहीं, बहुत पहले से तुमसे प्यार है। कभी कहा इसलिए नहीं कि मुझे लगता था तुम मेरा मजाक उड़ाओगी। तुम्हारी हर ज्यादती खुशी खुशी बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। बदले में मैं बस छोटा मोटा मजाक करके तुमसे बदला ले लेता था। आज मैं तुमसे इतराफ़ करता हूँ एनी कि मुझे तुमसे प्यार है, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, खुद से बढ़कर मुझे तुम अजीज़ हो। अदन ने प्यार भरी नज़रों से अपने सामने बैठी अपनी मताए जहाँ को देखा, जो नज़रें झुकाए बैठी थी। तुम कुछ नहीं कहोगी एनी? अनाइस ने नज़रें उठाकर सामने देखा। अदन की आंखों में अपने लिए मोहब्बत का समंदर देखकर दोबारा नज़रें नीचे कर ली और धीरे से बोली, अदन आप मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा हो जो दादी जान ने मुझे देकर पूरे उम्र के लिए मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी यानी आपके बिना अधूरी है। अदन ने मुस्कुराकर उसके दोनों हाथ अपनी आंखों से लगाकर उन पर फिर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त कर दी। तुम्हारी अदन भी बिल्कुल अधूरा है अपनी अनाइस के बिना। एक तू और एक मैं रहे बाकी और दुनिया जाए भाड़ में। आखिर में अदन शरारत से गोया हुआ अनाइस खिलखिलाकर हंसी। अदन भी उसके साथ हंस पड़ा। सामने आसमान पर मौजूद चांद भी उनकी हंसी के साथ मुस्कुरा रहा था। दी एंड। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नावल कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर बनना चाहिए अगर आपको नावल पसंद आया।